Hello, dear students. We are now heading towards the new kind of work, qualitative analysis of acidic radicals in part 5. This is a unique way in which we are talking about grouping of radicals. यहाँ हम उन radicals की बात करेंगे जहाँ एक नई स्कीम के अंतर्गत उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। आइए जानते हैं इस स्लाइड्स के इस वीडियो के कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहला है classification of anions based upon formation of insoluble salts of barium and silver. ऐसे anions जो बेरियम या सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट देते हैं उनको हम अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन बेस्ड अपॉन द रेडक्स प्रॉपर्टीज, ऐसे एनायन जिनके ऑक्सीकरण और अवकरण की जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म, उनके आधार पर उनको ग्रुप किया जा सकता है। और इसके बाद कुछ टिपिकल कॉम्बिनेशंस हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन बेस्ड जो है ये एक स्कीम है जिसके बारे में ये वीडियो डिवोटेड है, वीडियो फोकस्ड है। सो लेट अस गो राइट इन टू द टॉपिक ऑफ द एसिड रेडिकल्स। मैं कहना चाहूंगा कि देयर कैन बी अ डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग एसिडिक रेडिकल्स। ग्रेट, क्या हो सकता है, कभी हमने सोचा नहीं इस बारे में। जिस तरीके से हमको बताया जाता है कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप के रेडिकल्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप के रेडिकल्स हैं, या अलग तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करें, वो एक तरीका अलग है। यहां हम एक नए तरीके से ही रेडिकल्स को ग्रुप करने वाले हैं। क्या सोच हो सकती है? और वो सोच के बारे में मैंने आपसे कहा, या तो बेरियम सिल्वर सॉल्ट के साथ या उनकी रिडॉक्स प्रॉपर्टीज के साथ, अपार्ट फ्रॉम देयर एसिडिक और बेसिक रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स एसिड्स और बेसिस रिस्पेक्टिवली। तो एक नई बात की और एक नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। खास कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रूप में। बेसिक रेडिकल्स हैव डिफरेंट स्कीम ऑफ एनालिसिस, तो उनकी तो अलग स्कीम ही है। एनायंस के लिए हालांकि ऐसी कोई स्कीम नहीं है। क्या हम बना सकते हैं? However, anions can be identified without actually going through any scheme of analysis. अभी तक हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या हम एक कॉन्क्रीट तरीका एनायन की स्कीम का दूसरे तरीके से रख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। साथ ही ये भी बात है कि सिंप्लीफिकेशन के लिए, आसानी के लिए, हमने एक दूसरे अप्रोच को सोचा है। दिस अलाउज अस टू ग्रुप रेडिकल्स टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो दूसरा अप्रोच है ये रेडिकल्स को 3 भागों में बांटता है, और हम इसके बारे में इसके जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स इज ऑफ कोर्स द रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स बेरियम एंड सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एनायंस। बेरियम आपने देखा बहुत सारे रेडिकल्स के साथ। बेरियम क्लोराइड एज लैब रिएजेंट is very important. Similarly, silver nitrate as a lab reagent is very important, and it is capable of forming complexes with number of radicals. तो बड़ी मजेदार बात यह है कि हम इसको अलग अलग भागों में देखना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट includes the radicals which are responsive towards barium salts in a slightly alkaline medium which are poorly soluble in water but are soluble in mineral acids. तो ऐसे रेडिकल्स कौन से हैं जो बेरियम के साथ प्रेसिपिटेट देंगे, जो पानी में तो नहीं घुलेंगे लेकिन वो मिनरल एसिड्स में जरूर घुल जाएंगे। तो ऐसे रेडिकल्स की एक सूची है हमारे पास में। देखते हैं, जानते हैं वो सूची में क्या है। ग्रुप 1 में बांटा गया उन रेडिकल्स को, और वो सूची में है रेडिकल्स काफी सारे। सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, थायोसल्फेट, ऑक्सलेट, बोरेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, आर्सेनाइड, फ्लोराइड, chromate and dichromates. So these many radicals are there, right from a range of radicals are there. And what are the precipitating regions? What we believe to be a precipitating region here, and that is nothing but a barium chloride solution in neutral or slightly alkaline medium. एक बात ध्यान रखें, मीडियम अल्कलाइन हो, स्लाइटली अल्काइन हो तो आवश्यक है, और उसका कारण आप स्वयं समझ जाएंगे कि बहुत सारे रेडिकल्स जो है वो एसिडिक मीडियम में वो एफरेंसेस के रूप में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते, तो हम मीडियम को अल्कलाइन चाहते हैं। तो एनायंस बिलोंगिंग टू फर्स्ट एनालिटिकल ग्रुप के बिहेवियर और उनके ग्रुप रीजन के बारे में कुछ सोचा है आपने? क्या बिहेवियर है? दीज आयंस गेट्स प्रेसिपिटेटेड विद बेरियम सॉल्ट्स लाइक बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट, जो कि लैब रीजेंट है, और इनका जो ग्रुप रीजेंट है वो है बेरियम क्लोराइड,
as a laboratory reagent and their responses to our barium salts is generated. अब एक दूसरे ग्रुप की बात करें, दूसरे तरह के ग्रुप का, ग्रुप 2 के एनायंस की बात करें, और उस एनायंस में हमने कुछ और चीज़ों को जोड़ा है। उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, थायोसाइनेट, साइनाइड और ब्रोमेट। इन सब का प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट अब की बार बेरियम न होकर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड के मीडियम में है। सो नाउ हियर यू हैव अ 2M नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन and your group reagent is nothing but silver nitrate, that is the lab reagent that is available to us. Let us talk about their behavior and their group reagents. These ions are halogenides or pseudohalogenides. जनरली उनको इस तरीके से देखा गया है कि वो हेलोजेंस की तरह बिहेव करते हैं, और इनका ग्रुप रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट है, जैसा मैंने आपसे कहा शेल्फ रिएजेंट है। अब एक और बात, इसमें इंफॉर्मेशन आपको बहुत आवश्यक रूप से जाननी चाहिए कि we need to have a neutral or slightly alkaline medium, otherwise radicals like sulfide may undergo a change to evolve H2S gas in acidic medium. बेरियम सॉल्ट के केस में पर्टिकुलरली कार्बोनेट हो और अगर एसिड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड वुड गो अवे एंड देयरफॉर देयर विल नो कार्बोनेट। सो मीडियम का अल्कलाइन रहना आवश्यक है। काइंडली नोट दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब मैं बात कर रहा हूं एक तीसरे तरीके के रेडिकल्स की, जिनका कोई खास ग्रुप रिएजेंट नहीं है, और वो है नाइट्राइट, nitrate or acetate, and there is no specific group reagent for such a group of radicals. इनके लिए कोई खास रेडिकल का ग्रुप रिएजेंट नहीं है। और इनका जो बिहेवियर है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। These remaining radicals are highly water soluble, चूंकि पानी में घुल जाते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पानी में घुल जाते हैं इनके, तो अब इसके लिए फिर कोई खास किस्म का ग्रुप रिएजेंट नहीं हो सकता। Therefore there is no specific group reagent to this class. We will have to find out individual tests for such radicals. So this is a very nice kind of approximation for analysis of such radicals. Shall we move towards the general behavior of first group of acidic radicals? तो जब हमने पहला हिस्सा देखा था जिसमें हम रूटीन में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स की बात करते हैं, तो वहाँ हमारे पास जो तरीका है वो है एसिडिक डाइल्यूट के साथ ट्रीटमेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीटमेंट और कुछ अलग रिएक्शन। इस तरीके में हम रिएक्टिव टुवर्ड्स बेरियम, रिएक्टिव टुवर्ड्स सिल्वर आयंस और जनरल चीज़ों की बात करते हैं। अगर हम बेरियम आयंस की बात करें या बेरियम क्लोराइड की बात करें, इन स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्स आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड्स except for sulfate. Barium sulfate is of course insoluble. When you talk about silver ions, then silver ions are water soluble complex is only silver fluorides. Water soluble salt is only silver fluoride. So these radicals are precipitated by silver ions, but these precipitates are soluble in nitric acid. तो ये दो प्रकार की चीजें हो गई, और जनरल नोट ये है कि दिस ग्रुप कंटेन्स रेडिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स। फॉर एग्जांपल उनमें कई ऐसे रेडिकल्स भी हैं जिनमें ऑक्सीकारक और अकारक स्वभाव होता है या हो सकता है, कईयों में है कई में नहीं है। तो इस प्रकार कई सारे ऑप्शंस हैं। Thus within first group itself we have radicals which are destroyed by mineral acids to give fragrances, and those forms barium or silver salts. तो जैसे सल्फाइड है, थायोसल्फेट है, कार्बोनेट है, ये रेडिकल्स ऐसे हैं, फर्स्ट ग्रुप के ही ये रेडिकल्स ऐसे हैं जो ससेप्टेबल हैं एसिड से, और ये रेडिकल्स जो बेरियम और सिल्वर के साथ रिएक्ट करते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ कोई मिनरल एसिड के साथ एफर्मेंसेस नहीं देते, लाइक ऑक्सलेट, बोरेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, arsenite and fluoride. So there can be another radicals like chromate and dichromate as well. Acid radicals which are destroyed by mineral acids to give effervescence में हम देखते हैं सल्फाइड, थायोसल्फेट और कार्बोनेट में एक बात है कि अगर इन रेडिकल्स को हम मिनरल एसिड से ट्रीट करें तो गैसेस निकल जाती हैं, like SO2 or colloidal sulfur or carbon dioxide gas. These gases are evolved, and therefore if we want to maintain an alkaline medium then we have to take care of this कि अल्कलाइन मीडियम में ये गैसें इवॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर मीडियम एसिडिक होगा तो ये गैसें इवॉल्व हो जाएंगी। मैं समझता हूं इस लेक्चर को यहाँ रोकना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।